सपनों की तलाश में निकले सैंटियागो का सफर अब नए मोड़ पर आ गया है। हर कदम पर नई मुश्किलें, नए सबक और नए लोग उसकी जिंदगी में आते जा रहे हैं। जिस खजाने की तलाश में वो निकला था, वो अब उसकी सोच से कहीं बड़ा हो गया है। आज के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सैंटियागो की इस यात्रा में वो सीखें सामने आती है, जो न सिर्फ उसकी मंजिल को बल्कि उसे खुद को भी बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। इस तीसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सैंटियागो अपनी यात्रा में और गहराई तक उतरता है और उसके सामने आती है ऐसी चुनौतियां जो उसके इरादों की सच्चाई को परखने का काम करती हैं। तो आइए चले द अल्केमिस्ट की इस अद्भुत यात्रा के अगले पड़ाव पर। टेरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है जिसका निर्माण मूरों ने किया था। उसकी बुर्जों पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मेल्कीजेडेक उस अपराह्न बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भेड़ें आसपास बेचैन भटक रही थीं। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थीं और इस बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थीं। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थी। मेल्कीजेडेक एक छोटे जहाज को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वो उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वो अब्राहम से एक दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छा नहीं होती होंगी क्योंकि उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते, लेकिन सलेम का राजा बेतहाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वो लड़का कामयाब होगा। ये बात बुरी बात है कि वो बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा। उसने सोचा, मुझे ये नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वो जब मेरे बारे में बात करता तो कहता कि वो मेल्कीजेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित से भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, यह अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वो कभी कभी खुद पर गर्व करे। अफ्रीका कितना अजीबोगरीब है, लड़के ने सोचा। वो एक बार में बैठा हुआ था जो बिल्कुल उन्हीं बारों के जैसा था जिन्हें वो टेंजियर की संकरी सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डालते मर्दों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था, और उन मौलवियों को भी जो मीनारों पर चढ़कर आजान देते थे। और उस दौरान हर कोई घुटनों के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देता था। ये विधर्मियों का रिवाज है, उसने मन ही मन कहा। अपने बचपन में उसने गिरजाघर में हमेशा सफेद घोड़े पर सवार सैंटियागो माटामोरोस की छवि देखी थी, जिनकी बगल में नंगी तलवार लटकती रहती थी और घुटनों पर झुके ऐसे ही लोगों की आकृतियां होती थी। वो अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उन विधर्मियों को देखकर लगता था कि जैसे उनके भीतर कोई पाप छिपा हुआ हो। उसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वो एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराब घर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उस पेय को इशारा किया जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वो कोई कड़वी चाय थी। वो तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की, और इस बात की कि वो उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफी पैसा आ चुका था, और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज होता है। जिसके पास पैसा होता है वो वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वो पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों के बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। जो समय उसने इंडालूसिया के मैदानों में गुजारा था, उस दौरान उसने ये सीख लिया था कि जमीन
और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। यह बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है, तो वो इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा। और ये सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वो चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वो भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था। और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था। तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने कहा। ये नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वो इसी शहर का लगता था। वो करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी करना चाहता हूँ, लड़के ने कहा। और मुझे एक गिलास वाइन लाने को कहो। मुझे इस चाय से नफरत है। इस मुल्क में वाइन नहीं मिलती, नौजवान ने कहा। यहां मतलब इसकी इजाजत नहीं देता। लड़के ने उससे कहा, मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में ना बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को ये बात बता दूंगा, तो हो सकता है ये मुझे वहां पहुंचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वो बात याद आई। ऐसी चीज देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वहां ले चलो। गाइड के रूप में तुम्हारी इस मदद के बदले में तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूं। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहां कैसे जाना होता है? उस नवांगतुक ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई। लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं? लड़के को यह सवाल विचित्र सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था, जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। ये यहां से बाहर चलते हैं, नवांगतुक ने कहा। वो चाहता है हम जाएं। लड़के ने राहत की सांस ली। वो बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा कट्टा था और वो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर उसने इरादा बदल लिया कि वो एक पराये मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टेंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। ये बंदरगाह है और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जगा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा, लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे टेंजियर की संकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। वे एक विशाल चौक के बीच पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे। चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थी। तंबाकू के साथ बेचे जाने के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुआ था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था कि उससे पैसा मांग लेंगे, लेकिन फिर उसे लगा कि ये दोस्ताना रवैया नहीं होगा। उसे उस पराये मुल्क के दस्तूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वो जानता था कि वो अपने इस दोस्त से कहीं ज्यादा मजबूत है।
अचानक इस सारी उधेड़बुन के बीच उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसे उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी म्यान पर चांदी की पिचकारी थी और उसकी मुठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने मन ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद वो तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछें कि तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धंस गया, जैसे उसकी छाती ने उसे सहसा जोर से दबा दिया हो। वो निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वो कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर वो गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें लगा रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, और वातावरण में खाने की चीजों की अजीबो गरीब गंध फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वो नया साथी कहीं दिखाई नहीं दिया। लड़का खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका दोस्त संयोगवश उससे जुदा हो गया है। उसने तय किया कि वो वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। वो इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक मौलवी पास की एक मीनार पर चढ़कर अजान देने लगा। बाजार के सारे लोग अपने अपने घुटनों पर झुक गए। उन्होंने अपने माथे जमीन पर टिका दिए और खुद भी नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद सारे के सारे दुकानदार ने कामकाजी चींटियों की तरह अपने दुकानें समेटी और वहां से चल पड़े। सूरज भी विदा ले रहा था। लड़के की निगाहें कुछ देर डूबते सूरज की राह की पीछा करती रही, लेकिन वो चौक को घेरते सफेद मकानों के पीछे ओझल हो गया। उसने याद किया कि सुबह जब ये सूरज उगा था तब वो एक दूसरे महाद्वीप पर था। 60 भेड़ों को हाँकता एक चरवाहा था और एक लड़की से मिलने जाने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे एक एक घटना के बारे में पता था जो उसके साथ होने वाली थी। लेकिन अब जब सूरज डूबने को था, वो एक बिल्कुल अलग मुल्क में था। एक अजनबी मुल्क के बीच, एक अजनबी जहां की जबान तक वो नहीं बोल सकता था। अब वो गरड़िया नहीं रह गया था और अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। पैसा भी नहीं था कि वो वापस लौट सकता है और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता। ये सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया था। लड़के ने सोचा, उसे खुद पर दया आ रही थी और वो अपनी जिंदगी के इस तरह अचानक और जबरदस्त ढंग से उलट पुलट हो जाने को लेकर मन ही मन विलाप कर रहा था। उसे इस कदर शर्म आ रही थी, उसका मन रोने को कर रहा था। वो कभी अपनी भेड़ों तक के सामने नहीं रोया था, लेकिन बाजार सोना पड़ा था और वो घर से बहुत दूर था, इसीलिए वो रोने लगा। वो रो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ नाइंसाफी की थी, और ये सोचकर रो रहा था कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस तरह का फल देता है। जब मेरे पास मेरी भेड़ें थी तब मैं सुखी था और अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाता था। लोग मुझे करीब आता देख मेरा स्वागत करते थे। उसने सोचा, लेकिन अब मैं दुखी हूं और अकेला हूं। अब मैं दूसरों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास से भर जाने वाला हूं, क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं इन लोगों से नफरत करने लगूंगा जिनको उनके खजाने मिल गए होंगे, लेकिन मुझे मेरा खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब जो भी कुछ थोड़ा सा मेरे पास बचा है, मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तुच्छ हूं कि दुनिया को जीत पाना मेरे बूते की बात नहीं है। उसने इस उम्मीद से अपना थैला खोलकर देखा कि शायद उसमें कुछ बचा हो सकता है उसमें उस सैंडविच का ही कोई टुकड़ा बचा हो जो उसने जहाज पर खाया था। लेकिन उसमें उस भारी भरकम पुस्तक, उसकी जैकेट और उन 2 रत्नों के अलावा जो उसे बूढ़ी ने दिए थे, और कुछ भी नहीं था। जब उसने उन रत्नों को देखा तो उसे किसी वजह से राहत महसूस हुई। उसने उसकी 6 भेड़ों के बदले उसे वो 2 रत्न अपने सोने के कवच से निकाल कर दिए थे। वो उन रत्नों को बेचकर वापसी का टिकट खरीद सकता है, लेकिन इस बार मैं अकल से काम लूंगा, लड़के ने सोचा, और उन रत्नों को थैले से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। यह बंदरगाह का नगर था और उसके दोस्त ने उससे जो एकमात्र सच्ची बात कही थी वो यही थी कि बंदरगाहों के नगर चोरों से भरे होते हैं। अब उसे समझ में आया कि बार का मालिक इतना झल्लाया हुआ क्यों था। वो मुझसे यह कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वैसा ही हूं जैसा हर कोई है,
मैं दुनिया को उस रूप से देखता हूँ जिस रूप में उसे होते हुए देखना चाहता हूँ, उस रूप में नहीं जैसी वो वास्तव में है। उसने उन रत्नों पर हल्के से हाथ फेरते हुए अपने ताप और उनकी सतहों के स्पर्श को महसूस किया। वो उसका खजाना थे। उनको हाथ में लेने मात्र से वह बेहतर महसूस कर रहा था। वे उस वे उसे बूढ़े की याद दिला रहे थे। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो संसार उस चीज को हासिल करने में तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, उसने कहा था। लड़का उस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था जो बूढ़े ने कही थी। वो सूनी बाजार में खड़ा था। उसके पास एक ढेला भी नहीं था जिसे वो अपना कह सकता, और ना ही एक भेड़ थी जिसकी उसे रात में रखवाली करनी पड़ती। लेकिन वे रत्न इस बात का सबूत थे कि वो एक राजा से मिला था। राजा जो लड़के के अतीत के बारे में जानता था। उन्हें यूरीम और थुमीम कहा जाता है, और ये भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने रत्नों को वापस थैले में डाला और एक आजमाइश करने का फैसला किया। बूढ़े ने कहा था कि तुम्हारे सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए लड़के को यह जानना जरूरी था कि वो क्या जानना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक रत्न निकाला। वो हाँ था। क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? उसने पूछा। वो थैले में हाथ डालकर किसी एक रत्न को टटोलने लगा। उसके वैसा करने पर दोनों रत्न थैले के एक छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। लड़के ने कभी ध्यान नहीं दिया था कि थैले में कोई छेद भी था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उनको उठाकर वापस थैले में डाल सकता। लेकिन उसको जमीन पर पड़े देखकर उसे एक और बात याद हो आई। भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना सीखो और उनका अनुसरण करो, बूढ़े राजा ने कहा था। एक भविष्य सूचक संकेत। लड़का मन ही मन मुस्कुराया। उसने दोनों रत्नों को उठाया और वापस थैले में डाल दिया। उसने छेद को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। वे रत्न जब चाहे छेद से बाहर निकलकर गिर सकते थे। वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अपनी नियति से भागने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले में खुद ही लूंगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उन रत्नों ने उसे बता दिया था कि वो बूढ़ा अभी भी उसके साथ, और इससे उसने और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसने एक बार फिर खाली चौक को चारों ओर निगाहें घुमाकर देखा। इस बार उसे पहले की तुलना में कम निराशा महसूस हुई। ये जगह अजनबी नहीं थी, ये नई जगह थी। आखिरकार वो हमेशा से यही तो आना चाहता था, नई जगहों के बारे में जानना। यहां तक कि अगर वो पिरामिडों तक भी कभी नहीं पहुंच पाए तो भी वो इतनी दूर का सफर तय कर चुका था जितना उसकी जानकारी में किसी भी गड़िए ने नहीं किया था। काश कि उन्हें मालूम होता कि जहां वे हैं वहां से जहाज से मात्र 2 घंटे की दूरी पर चीजें कितनी अलग हैं, उसने सोचा। हालांकि उसकी ये नई दुनिया फिलहाल एक सूना बाजार थी, लेकिन वो उसे उस वक्त देख चुका था जब वो जीवन की चहल पहल से भरी पूरी थी, और उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उस तलवार को याद किया। उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन यह भी सच था कि उसने वैसी तलवार उसके पहले नहीं देखी थी। इन तमाम बातों के बारे में सोचते हुए उसे समझ में आया कि उसे इन दो चीजों के बीच चुनाव करना होगा कि वो खुद को एक चोर का दयनीय शिकार समझे या अपने खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्रा समझे। मैं खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री हूं, उसने खुद से कहा। उसे किसी ने झकझोर कर जगा दिया। वो बीच बाजार में सो गया था और अब चौक का जीवन फिर से शुरू होने को था। उसने चारों ओर देखते हुए अपनी भेड़ों को खोजा, और फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक नई दुनिया में है। लेकिन वो उदास होने के बजाय खुश था। अब उसको भेड़ों के लिए चारे और पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसकी बजाय वो अब अपने खजाने की खोज पर निकल सकता था। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर आस्था थी। पिछली रात उसने फैसला किया था कि वो वैसा ही साहसिक यात्री बनेगा जैसे यात्रियों के बारे में वो पुस्तकों में पढ़कर उनकी सराहना करता रहा था। वो धीरे धीरे बाजार से होकर गुजरने लगा। दुकानदार अपनी दुकानें जमा रहे थे और लड़के ने एक कैंडी विक्रेता की दुकान सजाने में मदद की। कैंडी विक्रेता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुश था। वो अपनी जिंदगी के बारे में जानता था और एक और दिन काम शुरू करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने लड़के को बूढ़े की याद दिला दी। वो रहस्यमय बूढ़ा राजा
जिससे वो मिला था। ये कैंडी विक्रेता इसलिए कैंडी नहीं बना रहा है कि बाद में वो यात्राएं करेगा या किसी दुकानदार की बेटी से विवाह करेगा। वो इसलिए कैंडी बनाता है क्योंकि वो कैंडी बनाना चाहता है। लड़के ने सोचा। उसे लगा कि वो वही कर सकता है जो बूढ़े ने किया था। इस बात को महसूस करना व्यक्ति अपने गंतव्य के नजदीक है या उससे दूर, महज उनकी ओर देखते हुए ये कितना आसान है, तभी मैंने ये पहले कभी नहीं किया, उसने सोचा। जब दुकान जम गई तो कैंडी विक्रेता ने उस दिन तैयार की गई पहली कैंडी लड़के को भेंट की। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, कैंडी खाई और वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे एहसास हुआ कि जब वे दुकान जमा रहे थे तो उनमें से एक अरबी और दूसरा स्पेनिश बोल रहा था और वे एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी भाषा निश्चय ही है जो शब्दों पर निर्भर नहीं करती। लड़के ने सोचा, ये चीज मैं अपने भेड़ों के साथ पहले ही अनुभव कर चुका हूं। अब यही चीज लोगों के मामले में भी हो रही है। वो ढेरों नई चीजें सीख रहा था। उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जिनको वो पहले ही अनुभव कर चुका था और वे वास्तव में नई नहीं थी, लेकिन उसने पहले उनको उस तरह समझा नहीं था। और उनको इसलिए नहीं समझा था क्योंकि उसको उनकी आदत पड़ चुकी थी। उसे एहसास हुआ, अगर मैं बिना शब्दों वाली इस भाषा को समझना सीख लेता हूं तो मैं दुनिया को समझाना सीख सकता हूं। उसने तनाव मुक्त होकर और बिना हड़बड़ी के टैंजियर की संकरी गलियों में चलने का निश्चय कर लिया। सिर्फ रास्ते में ही वो भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ पाएगा। वो जानता था कि इसके लिए बहुत अधिक धीरज की जरूरत होगी, लेकिन गधेड़िए धीरज से काफी परिचित होते हैं। उसने एक बार फिर देखा कि उस पराये मुल्क में वो उन्हीं सीखों से काम ले रहा था जो उसने अपनी भेड़ों से सीखी थी। सब बातें एक जैसी ही हैं, बूढ़े ने कहा था। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।